बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर हमारी इस खास पेशकश में। और हम मौजूद हैं इस वक्त सिंगापुर में, जहां पर हो रहा है क्रेडाई नेटकॉन 2025। सालों से परंपरा चली आ रही है। आपने देखा साल दर साल एक अलग देश, एक अलग जगह और अलग बातें। तो 2025 में क्या खास है, अब रियल एस्टेट एक नए मुकाम पर, कुछ और बातें करेंगे उसके बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं क्रेडाई का जो पूरा टॉप लीडरशिप है, वो मेरे साथ हैं चेयरमैन बमन ईरानी साहब, प्रेसिडेंट शेखर पटेल साहब एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट राम रेड्डी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कुछ क्विकली कुछ सवाल जवाब हो जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम सिंगापुर में हैं, बमन साहब, अलग अलग देश आप हर साल चुनते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया था, फिर इजिप्ट भी था, ये सिंगापुर है। और कोशिश आप लोगों की ये रहती है कि यहाँ से कुछ ऐसा सीखा जाए जिसे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। लगता अच्छा है इन प्रिंसिपल, लेकिन क्या हम वो कर पाते हैं? व्हाई सिंगापुर दिस टाइम? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर याद करें तो वी हैव बीन एवरीवेयर। इज़राइल गए थे, फिर उससे शंघाई गए थे, अबू धाबी गए थे, सिडनी गए थे। यहाँ से हर किसी जगह से जाने से क्या होता है, लोग देखते हैं। आप एक बार कुछ देख लो, फिर उसके बाद उसको एब्ज़ॉर्ब करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। आप यही वेन्यू देखिए, MBS जो है, इतना बड़ा वेन्यू है, लेकिन आप एक यानी अंडर द रोड जाके आप आपके होटल पे जा सकते हो। यहाँ का मौसम जो है बारिश वाला मौसम है। कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, एंड एज़ यू कैन ऑब्जर्व इट्स वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड ऑल्सो। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, पूरा एरिया एयर कंडीशन कर दिया, पूरा वॉकवे एयर कंडीशन कर दिया। उसे ब्यूटीफुल करने के लिए शॉपिंग मॉल डाल दिए नीचे। एंटरटेनमेंट आपने देखा, जितना अपना बड़ा हॉल था, ऐसे ही 4 और हॉल हैं बड़े बड़े। तो ये सारी चीज़ें एक बार अगर आदमी देखे तो उसे एक तरह की इंस्पिरेशन मिलती है कि वो वापस अपने देश में, अपने गांव में, अपने सिटी में जाके ऐसा करे। और मैं नहीं मानता कि ओनली देखने की बात है। यहाँ पे एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो फॉलो होते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो फॉलो होती है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सो मच सो दैट ट्रांसपोर्टेशन में AI के साथ भी इंटरेक्ट किया गया है। तो आप अगर यहाँ से निकल रहे हो, आप अगर ट्रेन का डालते हो कि तो आपको बता दें ये ट्रेन नहीं, ये ट्रेन ये स्टेशन पे मिलती है, एंड इट्स अगेन इंटीग्रेटेड इन द अंडरग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो देखने से ही सीखते हैं और सीखने से ही आगे बढ़ सकते हैं। राइट। शिखर साहब, चूंकि इस बार की थीम है विकसित भारत, और आपने एक लक्ष्य भी रखा कि 2047 तक इंडिया की इकोनॉमी तो 50 के आसपास छू जाए, लेकिन अकेले रियल एस्टेट की 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। अगेन इसमें भी वही है कि हाँ, बहुत अच्छा है ये फिगर, बहुत एम्बिशियस भी लगता है, लेकिन क्या अचीवेबल है? अब देखो, पिछले 15 साल हमको फ्यूचर का अचीवमेंट देखने के लिए पास देखना पड़ेगा। तो पिछले 15 साल में रियल एस्टेट 15% CAGR से बढ़ा है। आज रियल एस्टेट 35 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो उसको 12% CAGR से ग्रो करना है 5 ट्रिलियन क्रॉस करने के लिए। तो अगर रियल एस्टेट अगले 20 साल तक 12% से ग्रो करेगा CAGR, तो वी विल डेफिनेटली क्रॉस 5 ट्रिलियन। और जो पास्ट में हमने अचीव किया है, तो फ्यूचर में अचीव करना इतना मुश्किल नहीं लगता है। और दूसरा, अभी तक जो इंडिया, ये जो 15 साल थे वो टफ थे, इकोनॉमी के लिए टफ थे, पर कैपिटा इनकम कम थी। बट करंटली नाउ वी हैव टच 3.7 ट्रिलियन डॉलर GDP इन इंडिया। सो वी हैव पास, हमने $2600 पर कैपिटा इनकम पास कर लिया है। एक बेंचमार्क फिगर होता है, वो हमने पास कर लिया है। तो अभी जाके फ्यूचर में अपने कस्टमर के पास अच्छा बाइंग पावर होगा। तो और इंडिया में डिमांड तो है, पर बाइंग पावर नहीं था, उसकी वजह से डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती थी। अभी बाइंग पावर भी आ गया, अच्छा सप्लाई भी आ गया, और इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है तो जॉब बढ़ती है, बाइंग पावर बढ़ता है, और परचेस पावर जिसको हम बोलते हैं। और गवर्नमेंट भी पिछले जो उनके चेंजेस आ रहे हैं, वो कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक विल डेफिनेटली अचीव 5 ट्रिलियन डॉलर इन 2040। मे बी वी क्रॉस 5 ट्रिलियन, इन बिटवीन 5 to 10 ट्रिलियन। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर की रियल एस्टेट अपने खुद के बलबूते पे इकोनॉमी हो सकती है। जी। तो रेड्डी साहब, अब हो सकती है ऐसा बोल रहे हैं, कोई मेजर हर्डल जो आप देखते हैं जिसको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा टू अचीव दिस? Yeah, mainly government has to focus on the infrastructure. Every state government, every state government, firstly they have to focus on the infrastructure. Infrastructure में focus नहीं किया तो कितना डेवलपमेंट करे तो भी अधूरा हो जाता है. So many of the governments, state government especially I'm talking, उसमें क्या हो रहा है, they are freebies में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इलेक्शन जीतने के लिए. उससे अच्छा, I mean, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करें तो बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा अपने पास.
इन्वेस्टमेंट आए तो अगेन डेवलपमेंट हो जाएगा, जॉब्स बहुत बहुत जॉब्स आई मीन अभी जितने जितने तरफ से जो तरफ से जॉब का क्रिएशन हो रहा है ना, स्पेशली यू टॉक अबाउट मेजर सिटीज हैदराबाद, बैंगलोर, एनसीआर, आई मीन अहमदाबाद, आईटी जॉब में कितना हो रहा है, वी हैव ए अबेंडेंस ऑफ आई मीन इंटेलिजेंस एंड मैन पावर। तो उसके जॉब्स क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन आराम से हो जाता है, बिकॉज मोर इन्वेस्टमेंट कम, यू सी ऑल द जीसीसी कंट्रीज आर लुकिंग एट आई मीन हैदराबाद और आई मीन बैंगलोर, ऑल मेजर सिटीज। सो उसमें क्या हो रहा है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज हैपनिंग। सो गवर्नमेंट मेजरली शुड फोकस ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Then every time we talk about it, every government, state government has a big vision to make a this thing. We are going to make a this thing, that thing, and all. Every state government, but implementation में उतना नहीं हो रहा है. So implementation if it's done, so आराम से हो जाता है. 5 trillion क्या है, 30 trillion economy. All those things are very much possible. India is not the same what it was few years ago. Lot of changes have taken place. राइट, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, पर बमन साहब अब उसके लिए हम करंट अभी की बात करें, ये तो हम एक फ्यूचर असेसमेंट कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंडियन रियल स्टेट है, आप लोगों ने एक फिगर कोट किया कि फर्स्ट हाफ ऑफ H125 30 लाख करोड़ रुपए का सेल हो गया है और यूनिट्स इतने बिके, ये वो तमाम चीज़ें। अभी की जो करंट स्टेट ऑफ इंडियन रियल स्टेट है उसे कैसे देखिए, हमने H1 यानी हाफ ईयर ऑफ 26 जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो 3.6 लाख करोड़ का किया है, और हर साल की मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ की थी। तो अभी H1 में ही 3.6 कर दिया, तो इट इज़ ऑल अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जैसे हमने कल बातें की, देखिए बहुत सारा पॉजिटिव ये क्या बोलते हैं, विंड आ रही है। एक तो आपकी रेपो रेट, आरबीआई के नॉर्म्स, दे आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, रादर दे मेक इट बेटर। उसके आगे जीएसटी, जो मैं कल भी आपको बता रहा था, जीएसटी से एक जो हमारी एक डेफिनेशन है अफोर्डेबल हाउसिंग की, अगर वो हो जाए तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ 4% डिस्काउंट, या शायद वो 4% डिस्काउंट से ज़्यादा लोगों को मिलना शुरू हो जाए। ऑलरेडी जो हमारे मटेरियल्स पे उन्होंने जीएसटी कम की है, उसका भी फ़ायदा डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स को होगा। कितना होगा आज की तारीख में बोलना डिफिकल्ट है, बिकॉज वी आर रिलायंट ऑन 250 ऑड सप्लायर्स, तो उनके साथ क्या रेट्स आते हैं, कैसे आते हैं, बट हमारी टीम्स उसमें वर्किंग करेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जीएसटी के ये जो रीडिफाइन हुए स्लैब्स वगैरह, गवर्नमेंट ने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। 3-4 स्लैब ये वो सब निकाल दिए, बोले ये स्लैब्स है, कोई सेस वेस रहेगा नहीं, और लोगों को लगने वाली वो सारी चीज़ें जो एवरीडे लाइफ में लगती है, उस पर भी उन्होंने टैक्स स्लैब कम करके लोगों को एक तरह से फील गुड फैक्टर दे दिया है। आप ऐसा समझो कि अगर आदमी कॉन्फिडेंट होता है, उसके पास जॉब होती है, फिर उसके ऊपर उसकी सैलरी बढ़ते जाती है, अच्छा होता है, और उसके आगे गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव मिलता है, तो ही फील्स गुड। फिर वो जाके गाड़ी खरीदता है, विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, वो जाके बाइक खरीदता है, विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, वो जाके घर खरीदता है, विच इज़ बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड हो रही है। राइट, शेखर भाई, कल आप भी जिक्र कर रहे थे कि जब से जीएसटी कट की अनाउंसमेंट हुई है, अब इंक्वायरीज बढ़ गई है, और आपने ये भी कहा कि इंक्वायरीज मतलब किसी एक शहर की बात नहीं, ओवरऑल आपको जितना फीडबैक क्रेडाई से मिला है सब जगह बड़ी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो इंक्वायर कर रहे हैं, किस ग्रुप को, इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और किस तरह के घरों की डिमांड आप देख रहे हो? पहले तो जो बुमन ने बताया कि 3.6 लाख H1 वो टॉप 8 सिटीज का है, यानी इंडिया में जो रियल एस्टेट का मार्केट साइज है वो टॉप 8 सिटी का शेयर जो है वो 25% है। 75% शेयर है वो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री का है। तो ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट है वो सालाना 28 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल 24 लाख करोड़ का हुआ था, वो यानी 2023-24 में, 24-25 में 28 लाख करोड़ था, और इस साल वी होप के वो क्रॉस करके 32 लाख करोड़ के आसपास होगा। दैट इज़ नंबर 1। जो इंक्वायरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो जीएस लोगों के हाथ में, यानी पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ में पैसे आए और वो स्पेंडिंग करे, और वो एक इंडिया को कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाने का एक क्लियर कट गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन लग रहा है। क्योंकि जनवरी में पहला आरबीआई का रेट कट आया 0.25 बेसिस पॉइंट का, देन इनकम टैक्स में रियायत दी गई बजट के अंदर, फिर एक दूसरा रेट कट आया 0.25 बेसिस का, और फिर ये जीएसटी का रेट कट। तो ये सब की वजह से लोगों के हाथ में पैसा है और वो इम्पैक्ट अभी फील होने लगा है
मार्केट में लोगों के हाथ में, और लोगों ने कैलकुलेट किया है कि भी मेरा इतना सेविंग होगा तो मैं अभी मेरा बेटर होम ले सकता हूँ। जो आज 1 बेडरूम में रह रहा है वो 2 बेडरूम में जाने की ख्वाहिश रखता है, 2 बेडरूम में रहता है, 3 बेडरूम 3 वाला, 4 वाला, 5। और तो और रियल एस्टेट है, सबको अट्रैक्ट करता है। इंडियन का पहला, उसके हाथ में जब पैसा आता है तो उसका पहला ड्रीम होता है खुद, वो पहले पहले इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है क्योंकि वो उसके रहने की जगह भी है और इन्वेस्टमेंट की भी जगह है। तो ये जीएसटी का जो लास्ट रेट कट आया उसके बाद में हमने काफ़ी शहरों से हमको फीडबैक मिल रहा है कि इंक्वायरी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि होम लोन भी आज 7.5% के आसपास बढ़ रहा है, विच इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर इंडिया। 7.5%, 7 से 7.5% जब होम लोन रेट होते हैं तो लोगों को एक इच्छा ज़्यादा होती है कि भाई हम होम लोन लेके घर अपना इम्प्रूव कर दे। दूसरा, ये जीएसटी और इनकम टैक्स के रेट कट की वजह से उनका ईएमआई जो है वो ईएमआई बढ़ जाएगा, उनकी एक बाइंग पावर बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से भी जो घर ले नहीं सकते थे 1 साल पहले, अभी उनका एक कैपेसिटी हो गया कि वो ले सकते हैं। तो पैसा हाथ में की वजह आने की वजह से उनका बाइंग पावर आया है, और बाइंग पावर आने की वजह से उनकी इंक्वायरी निकली है काफ़ी। यानी आप देखो मेट्रो सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 60 मीटर टू 90 मीटर के बीच का घर है, वो इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 80 लाख रुपीज़ टू 2 करोड़ रुपीज़। तो मेट्रो सिटीज़ में मेरे ख्याल से ज़्यादा डिमांड है, 80 लाख से 2 करोड़ के बीच में आ रही है। जो नॉन मेट्रो सिटी है उसमें अफोर्डेबल 90 मीटर के नीचे का जो है उसको मैं अफोर्डेबल बोलता हूँ, और 1 करोड़ टिकट साइज, लेट्स कॉल इट 1 करोड़ टिकट साइज। तो 1 करोड़ टिकट साइज के नीचे मैक्सिमम इंक्वायरी है अदर सिटीज में। और टियर 2 टियर 3 सिटी में देयर इज ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिमांड। वो 50 से 7 लाख 70 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। जी, तो रेड्डी सर, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो जीएसटी कट है, उसके पहले इनकम टैक्स और सारी रिलीफ, और नो डाउट कि पैसा एक व्यक्ति के हाथ में अब बचेगा। इंक्वायरीज आ रही हैं। माय क्वेश्चन इज़ कितनी कन्वर्ट होंगी? व्हाट डू यू थिंक? आगे फेस्टिव सीज़न भी है, और दूसरी बात की जो बाकी का पूरा सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल थोड़ी चीज़ें ऊपर-नीचे हैं, टेंशन है अराउंड द वर्ल्ड, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये दोनों चीज़ें आपस में टकराएगी? वन साइड जो हमारे इंटरनल इनिशिएटिव है कंट्री के, बाहर एक जो सेंटिमेंट खराब करने वाली चीज़ें हैं, और अभी फेस्टिव सीज़न। या फेस्टिव सीजन ऑलवेज ज़्यादा ये होता है। आई मीन एवरीवन वांट्स टू बाय ए होम दसरा दिवाली बिकॉज ऑस्पिशियस डेज है, सो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली दैट विल कंटिन्यू। और जो आप बता रहे इंटरनेशनल का जो भी अभी मे बी यूएस का सैंक्शन का, सो इंडिया इज ग्रोन लिटिल बियॉन्ड दैट। यू मस्ट हैव सीन, यस इम्पैक्ट तो होगा, मगर अब देखें ना अभी भी जीडीपी अपना वर्ल्ड से बेस्ट जीडीपी अपना है, 7% के चल रहा है। That is going to be continued. We have the biggest strength of our human intelligence, and that is not going to be, कोई भी impact नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। World has to look at India. वो तो कंपलसरी है। उन्होंने जो बता रहे, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो भी नाटक कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका असर थोड़ा ही पड़ेगा, बट अगेन दे हैव टू कम बैक एंड वो सेटल हो जाएगा। सो इसमें आई थिंक ऑलवेज आई कीप टेलिंग रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, ज़मीन उतना ही रहता, बढ़ेगा नहीं, बट यू पॉपुलेशन ग्रोस, एवरीवन वांट्स ए मकान, सबको मकान चाहिए। कैसे आता है? डिमांड बढ़ते रहता है। सो अब देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले किया है, आज उसका भाव कितना बढ़ा है। समटाइम्स लो भी रहता है, हैवी रहता है, रेस में साइकिल में समटाइम्स अरे थोड़ा डाउन हो गया बोलता है। यू जस्ट सी आफ्टर 5 years व्हाट इज द प्राइस। सो द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट विल नेवर एवर हैव any problem in investing. So always you are going to get something best out of it, not like other assets. Some you are going to depend on share market में कर रहे हैं, yes people are making money, but sometimes I mean it's not a guaranteed thing, but here you are going to stay there, you are going to live there, you are getting the appreciation on that also. जी, अवन सर, मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक और स्टेटिस्टिक देता हूँ कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री जो है वो अर्बन सेंटर्स में मूव हो जाएगी बाय 2050। अभी 1.4 1.5 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ते बढ़ते 1.6 1.7 भी हो सकती है, तभी या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका 60% एस्टिमेट ऐसा है कि अर्बन सेंटर्स में आ जाएगी। तो न्यू सिटीज़ आर गेटिंग डेवलप्ड, और ये जो सिटीज़ है, जैसे आप मान लो एमएमआर में आपने देखा हो कितना चेंज हो गया है।
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम हुआ है वहाँ से हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ बाइंग पावर, बाइंग इंटरेस्ट इन दैट। मैं लोगों से ऑलवेज कहता था कि अर्लियर मुझे बायर मिलते थे सांगली से, कोल्हापुर से, जो आके हमारे थाना और वो एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स लेते थे। आज की तारीख में मेरे हाई एंड प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, चेन्नई से आते हैं। आई हैव एक्चुअली हैड बायर्स फ्रॉम केरला। सो बोलने का ये मतलब है कि एवरीबडी इज़ कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द सिटीज़। अच्छा, लोगों को एक घर या एक सिटी में रहने से नहीं, दे बाय अ सेकंड सिटी होम। सेकंड होम्स की एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विपिन, आप देखो तो एसेट क्लासेस जो रियल एस्टेट में बढ़ते गए हैं वो बहुत सारे हो गए। हॉस्टल्स हो गए स्टूडेंट के लिए, आपके क्या बोलते हैं उसको, सीनियर लिविंग हो गया है, आपके डेटा सेंटर्स आ गए हैं, आपके लॉजिस्टिक्स पार्क्स आ गए हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से रियल एस्टेट ओवरऑल जो जॉब क्रिएशन कर रहा है वो बढ़ रहा है। और ये जॉब क्रिएशन की वजह से एक एक मॉल बनता है, कैन टेल यू, एक एयरपोर्ट जो बना है हमारे नवी मुंबई में, दैट इज गोइंग टू हैव 3 लाख जॉब्स क्रिएटेड इन दैट एरिया, 50,000 डायरेक्टली एंड अबाउट 3 लाख ओवरऑल। तो ये सारे जो जॉब क्रिएशन होते हैं उससे उस एरिया की डिमांड बढ़ती है और वो एरिया की डिमांड बढ़ने से मोर एंड मोर होम बाइंग टेक्स प्लेस। तो होम बाइंग इज गुड। एज अ डेवलपर मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, वी आर वेरी हैप्पी विद ओनली अ स्टेडी इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन प्राइसेस। हमें नहीं चाहिए वो सडन स्पर्ट जो लोगों के मन में होता है कि सडनली भाव ऊपर चले जाते हैं। वी डोंट लाइक दैट, बट कभी कभी वो भी हो जाता है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का जो सिचुएशन है वो तो है ही। एंड वी ट्राई एज डेवलपर्स टू कीप वॉल्यूम्स एज द बेस, नॉट प्राइस इंक्रीजेस। ठीक। एक महत्वपूर्ण सवाल शेखर भाई ये कि अभी जो जीएसटी कट है, आप लोगों ने हालांकि क्रेडाई के मन से कहा कि उसमें जो भी रिडक्शन आएगा आप कैलकुलेट करेंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी नीचे जाएगी उसको सीधे सीधे पास ऑन करेंगे। दूसरा जो फिगर है 3 लाख करोड़ का फर्स्ट हाफ में, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स है, आपने ही बताया कि नंबर ऑफ यूनिट कम बिके लेकिन वैल्यू साइज में बड़े थे, मतलब अपर साइड पे ज़्यादा बिक रहा है। अभी ये जो जीएसटी रिलीफ वाला है ये डेफिनेटली मिडिल और लोअर, मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पर ज़्यादा होगा। इससे क्या आप एक टर्न अराउंड देखते हैं कि ये तो आपका अपर साइड तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो मिडिल इनकम हाउसिंग है या थोड़ा-सा अफोर्डेबल हाउसिंग है, उधर अब इन चीज़ों से एक बड़ा पुश आएगा? मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिडल इनकम हाउसिंग का सप्लाई है, यानी बिलो 1 करोड़ टिकट साइज़ के 60% तो सप्लाई है ही। तो इंडिया जिस तरह से आप इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं सोच सकते कि भाई पहले जो 40 लाख का घर था आज भी 40 लाख में मिलेगा। 70% ऑफ द वेल्थ जो इंडियन लोगों की है, 80% ऑफ द वेल्थ वो रियल एस्टेट में है। अगर वो वेल्थ वहाँ की वहाँ रह जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा? वो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं हाउसिंग लोन पे, अगर वहाँ पर कोई रेट नहीं बढ़ेगा तो आज वो 50 लाख का घर 10 साल के बाद भी 50 लाख में बिकेगा, तो उसका क्या होगा? डेवलपर के पास तो जो रियल एस्टेट है वो हार्डली 1% से भी कम है, आई थिंक 0.1% है। बाकी वेल्थ तो लोगों के पास है, लैंड है, मकान है, फार्म है, गांव का घर है, तो लोगों की वेल्थ तो अप्रिशिएट होनी ही चाहिए और होगी। क्योंकि जैसे राम जी ने बताया जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, बोमन ने बताया जिस तरह से पॉपुलेशन को शिफ्ट होना है अर्बन एरियाज में, तो एप्रिसिएशन तो होने ही वाला है, तो उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। पर एप्रिसिएशन बोमन ने बताया कि रीजनेबल, और क्रेडाई भी डेवलपर्स को यही सिखाता है कि भाई आप एक रीजनेबल एप्रिसिएशन हो और 10-15% के इर्द गिर्द मार्केट का भाव बढ़े, वो ध्यान रखना चाहिए। उससे आगे आपको नहीं, वो आप जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन को पास ऑन करो, आपका प्रॉफिट मार्जिन मत बढ़ाओ, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा और कंट्री को भी बेनिफिट होगा, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली आप खुद बेनिफिशियरी होंगे। जो पहले डेवलपर्स ने गलतियां की है, एकदम से रेट बढ़ा दिया, फिर वो प्रोजेक्ट में माल बिकना बंद हो गया, वो नहीं करें। वो हम हमेशा ऐसे नेटकॉन्स जैसे फंक्शन में सीख देते हैं डेवलपर को, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10 साल में। आपने देखा होगा डेवलपर माइंडसेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग आके सीखते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं, फंडिंग भी सीखते हैं, फाइनेंस भी सीखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखते हैं और सेल्स भी सीखते हैं। तो वो 10-15 साल से कंटिन्यूस जो क्रेडाई ये एफोर्ड कर रहा है, उसमें काफ़ी डेवलपर ने काफ़ी कुछ सीखा है,
कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं जो बोलते हैं कि 10 साल पहले मैं पहली बार आया था, तब मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक डेवलपर फ्रेंड के साथ आया था, पर यहाँ बातें सुन के मैं डेवलपर बन गया और आज मैं सिटी का सबसे बड़ा डेवलपर हूँ। कल ही एक बंदा मुझे मिला था, वो बात कर रहा था मैं राजकोट सिटी में आज सबसे बड़ा डेवलपर हूँ। तो वी फील हैप्पी कि क्रेडाई में आके किसी ने अपनी लाइफ बनाई है, किसी ने अपना बिजनेस बनाया है और लोगों के लिए अच्छे घर बना रहे। देखिए एक और, आप कल नीलेश भाई के प्रेजेंटेशन में नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह आप थे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, याद है? 0.5% जो है वो उनकी जीडीपी सबसे हाईएस्ट होती है, फिर 17% जो है उसकी जीडीपी मीडियम होती है और बाकी के सब लोग जो है उनकी जीडीपी बहुत कम है। बट ये 10 सालों में आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके आपके कोविड के पीरियड में सबकी आमदनी या वेल्थ बढ़ गई है। सो टुडे यू हैव 0.5 का 1 हो गया है, 17% का 27% हो गया है। अच्छा, विकसित भारत तब होगा जब वो बैलेंस के 72 जो हैं उनको भी हम ऊपर ले आए, और वो होगा कैसे? बाय क्रिएटिंग जॉब्स, बराबर है, एंड बाय पेइंग द राइट पीपल। तो हमारे रियल एस्टेट में भी एज शेखर भाई आपको समझा रहे थे कि ये हम सब सिखाते हैं। तो एक तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्किलिंग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव अभी क्रेडाई ने उठाया है। वो स्किलिंग के माध्यम से लोग सीखेंगे, डायरेक्ट जॉब्स में आएंगे, उनको बीएससी, बीकॉम, बीए ये सब करने की जरूरत नहीं है, दे कैन स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट आने से क्या होगा? दे स्टार्ट गेटिंग वेजेस प्रॉपर्ली। तो हमारे डेवलपर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो टेक्नोलॉजी आप अगर वर्कर को सिखाई देते हो तो हिज एबिलिटी टू अर्न बेटर स्टार्ट्स ऑफ। मैं क्या बोलता हूँ, ये माइक्रो लेवल पे अगर आप ध्यान दें तो ही आपका एक विकसित भारत का जो पिक्चर है वो सही होगा। राइट। एक सवाल और था शेखर भाई के साथ में आपसे पूछना चाह रहा था कि बहुत कुछ हो गया रेरा वगैरह, मैं दूसरी साइड पे पूछ रहा था, लेकिन अभी भी कंप्लेंट्स की कमी नहीं है, अभी भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे कल बमन साहब कह रहे थे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके बाहर भी बहुत लोग हैं जो घर वगैरह बनाते हैं और वो सिनेरियो शायद रहेगा हमेशा, बट क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, डेवलपर पहले जैसा नहीं, बहुत no doubt, बहुत हो there गया, is a- बहुत हो there is an गया। अभी improvement. कंप्लेंट्स भी किस में आ रहा है? आई मीन देखिए, तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसको डिले हो रहा है, वो डिले किस लिए हो रहा है वो भी देखना है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहा है। वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जो आई मीन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना, उसको भी रिस्पॉन्सिबल करना है। अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है मैं, उसको ओसी के लिए ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए इट टेक्स 6 मंथ्स। सो टिल देन आई कांट हैंड ओवर। तो 6 मंथ्स प्रोजेक्ट डिले किससे हुआ? डेवलपर से हुआ है। वैसा कुछ परमिशंस में भी डिले होता है, वो भी एड्रेस करना पड़ेगा। अगर वो एड्रेस नहीं किया तो एक सिलसिला कंटिन्यूस जारी रहेगा। लास्ट राउंड ऑफ जी जी जी, उसमें मैं कहना चाहता हूँ एक गलत फहमी है लोगों में कि आज भी कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं। रेरा के आने के बाद आपको परसेंटेज तो देखना पड़ेगा कंप्लेंट्स की क्या हो गई, और इसमें भी आपको देखना है कि 2017 के पहले कितने प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए और नॉन रेरा फेज में, उनकी कंप्लेंट्स आज तक शायद आ रही है। रेरा के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है बहुत ही। पर भवन साहब एक मिनट समझो आप, अभी ट्रांसपेरेंसी हम आपको पूरा चिट्टा पिट्टा दिखा देते हैं। अब एज अ कंज्यूमर आपने डिसाइड किया कि राम 10 रुपया चार्ज करता है, शेखर भाई 9 रुपया चार्ज करते हैं, और हमने सपोज 6 रुपये में आपको देना चालू किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कस्टमर भी है कि आप बराबर से स्टडी करो 6 रुपये में दे पाएगा कि नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो अगर आप खुद आपका ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो और फिर हर बार बोलते हो कंप्लेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो भाई मैंने आपको कल भी बताया, पर मेरे 10,000 से ज्यादा डेवलपर एमएमआर में हैं, उसमें मेरे मेंबर कितने हैं? 1400। मैं 1400 को गाइड करके ट्रेन करके आगे ले जा सकता हूँ, बाकी का मेरा कोई कंट्रोल तो एक जो लेटेस्ट फिगर है कि रेरा ने नोटिस दिया 30,000 डेवलपर विद इन महाराष्ट्र कि आपने कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया, आप हर 6 महीने पे हर 3 महीने पे आप मुझे रेगुलर रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो अब ऐसी चीजों का क्या करें? कर रहे हैं ना, उसकी भी ट्रेनिंग चालू है हमारी। रेरा के कितने सारे सेशन हमने किए। अब आप देखो, एक तो आपको समझा दूं, कंप्लायंस बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ती है और हर कोई वो कंप्लाई कर भी नहीं पाता है, बिकॉज दे डोंट हैव द मैन पावर या टेक्निकल नो हाउ या जो भी होगा। तो एज क्रेडाई के माध्यम से ये सबके लिए हम टाइम एंड अगेन जीएसटी की ट्रेनिंग करते हैं, टाइम एंड अगेन रेरा की ट्रेनिंग करते हैं, अदर देन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। क्यों करते हैं? ताकि आप सब कंप्लायंट हो जाओ। हाँ, ये और बात है कि समटाइम्स ओवरसाइट से हो जाता है। आपको मालूम है बॉम्बे में कितने सारे केसेस ये हुए थे कि ओसी लेने के बाद डेवलपर ने फॉर्म फाइल नहीं किया, उसके लिए उसकी फाइल आज तक खुली थी। उसने तो ओसी ले ली, उसको लगा उसका काम हो गया, नाउ वी हैव टू टेल हिम कि भाई आपको ये फॉर्म भी फाइल करना है कि ओसी हो गई, अब आई एम प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड। तो वो जो नॉन कंप्लायंस था, इट इज अ टेक्निकल नॉन कंप्लायंस, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम नॉन कंप्लायंस ऐसा। तो ये सारी चीजें होंगी, बट थिंग्स विल कीप मूविंग अहेड।
अपने को तो आगे देखना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल और उसीलिए क्योंकि आपकी कई सारी डिमांड्स है, ख़ास तौर पे आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि ये जो अभी डेफ़िनेशन है अफ़ोर्डेबल हाउसिंग की, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी अगर वो साइज़ के उसमें ना हो। आपने शायद रिप्रेज़ेंटेशन बार-बार गवर्नमेंट्स को दिए भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ खड़े हैं उसको? गवर्नमेंट पिछले 1 साल से जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हमारे डिस्कशन हुए हैं गवर्नमेंट से और वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट विद इन अगले बजट में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में ज़रूर सुधार आएगा क्योंकि जो नंबर्स हमने उनको कैलकुलेट कर लिया नाउ दे ऑल्सो रियलाइज़ कि ये बात सही है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए और उसके लिए उनके गवर्नमेंट के लिए वो जो डेफिनेशन चेंज करने का राइट टाइम है बजट। वो डेफिनेशन वो ये जो जीएसटी का रेट का मीटिंग था वो उसमें नहीं कर सकते थे, वो बजट में करेंगे और हम होपफुल है कि वो बजट में हो जाए। हमारी मतलब कोशिश जारी है। एक छोटा-सा सवाल मैं मन में आ गया, तो वो मैं पूछना चाहूँगा कि चलिए डेफ़िनेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रहेंगे इस देश के अंदर जिनको 50 लाख के अंदर ही घर चाहिए होगा, मे बी 40 लाख के अंदर, उन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगे आप? वो 50 लाख के अंदर का घर, 40 लाख के अंदर का घर आज भी मिलता है। आप टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी में देखो तो 70-80% सप्लाई 50 लाख के आसपास है। फिर आप टियर 2 सिटी में से अपग्रेड होते हो टियर 1 सिटी में, तो वहाँ थोड़ी कॉस्ट बढ़ती है, तो वहाँ से 60 लाख से 1 करोड़ की टिकट साइज़ है। और फिर टियर 1 सिटी से आप अपग्रेड होते हो मेट्रो सिटी में, तो मेट्रो सिटी में ऑब्वियसली 1 करोड़ से वहाँ लैंड नहीं है। तो आपको आपका जो बजट के हिसाब से, आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से इंडिया में घर 25 लाख से लेके 25 करोड़ तक का मिलता है। तो दैट इज़ ऑन योर चॉइस कि आपको कहाँ पर घर लेना है। इससे ज़्यादा मैं एक और कहूँगा, हम सिंगापुर में खड़े हैं, यहाँ पे घरों के दाम आपको मालूम है, यहाँ पे टैक्सेस कितने होते हैं मालूम है, फिर भी यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम अफोर्डेबल हाउसिंग की इच्छा करते हैं। ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट जो है वो हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड HDB करके है क्या है, वो पूरा करती है। अच्छा, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कीप अप विद द रिक्वायरमेंट। तो हाउसिंग इज अ कॉम्प्लेक्स इशू वर्ल्ड वाइड, इतना आप पहले समझ लो। फिर ये समझ लो कि डेवलपर्स का काम क्या होता है, दे आर देयर टू टेक अ रॉ प्रोडक्ट एंड कंप्लीट इट एंड गिव इट। अभी उसमें जो कॉस्ट आएगा उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन आनी चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं पूरे हमारे क्रेडाई में जो अनरियल मार्जिन में खेलता हो। कि एवरीबडी इज डूइंग अ प्योर बिजनेस आज की तरह, बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर मैं मन चाही भाव कहूँ तो कल उठ के शेखर भाई बाजू में आके बिल्डिंग बनाना चालू कर दें, उनका माल बिकेगा, मेरा नहीं बिकेगा। वन मस्ट बी वेरी वेरी इन लाइन विद द मार्केट। और ये मार्केट में प्राइसेस सेट कौन करता है? लैंड के प्राइसेस कहाँ से आते हैं, आपके प्रीमियम्स के प्राइसेस कहाँ से आते हैं, मटेरियल के प्राइसेस कहाँ से आते हैं? ये सारी जो है आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए। 10 साल पहले अगर यही ऑर्गेनाइज इतना ही माल अगर बनाती थी तो लेट्स से 100 आदमी चाहिए थे, आज 250 लोग चाहिए, क्योंकि हम क्वालिटी देखते हैं, कंप्लायंस देखते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, सारी आपकी जो स्थिति है वो पूरा हम पूरा करते हैं। अच्छा, 10 साल पहले दूध का भाव क्या था, आज दूध का भाव क्या है? आपको इतना तो समझना पड़ेगा, इन अ सिटी ऑफ मुंबई दूध का भाव ज़्यादा है कंपेयर टू लेट्स से वन ऑफ द स्मॉलर सिटीज़ ऑफ गुजरात या इवन वन ऑफ द स्मॉलर सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र। कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट है, यहाँ पे कंप्लायंस कॉस्ट है, वहाँ पे वो दूध धो के ला के आपको घर पे बेचता है, हिज कॉस्ट विल ऑलवेज बी लोअर। तो आपको ये समझना पड़ेगा विपिन जी, एंड वी आर ऑल मूविंग प्रोग्रेसिवली टूवर्ड्स मेकिंग श्योर कि ये घर जो कॉमन मैन को चाहिए हम भी दे सके। एक सिंपल जो शेखर भाई बता रहे हैं, अगर वो 5% से 1% कर दे और उसको सिर्फ एक टैग लगाए 60 मीटर्स या 90 मीटर्स का, तो 4% से ये सारे घर जो 1000 फुट के नीचे हैं 4% से सीधा उनका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल। और दूसरा एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ, रियल एस्टेट में जो ये टैक्सेस है, तो 100 रुपये का घर बेचते हैं तो 40 रुपया टोटल टैक्स इंसिडेंस है, यानी ULB का चार्ज है, स्टेट का चार्ज है और सेंट्रल का चार्ज है। तो 40 रुपया तो सरकार के पास जाता है, तो 40 रुपये का कॉस्ट सरकार ने बढ़ाया हुआ है। और बाकी सारे सेक्टर, आप IT सेक्टर कंपेयर करो, फिर सरकार का क्या करेंगे सर? तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि IT सेक्टर को आप कंपेयर करो तो IT सेक्टर का जो टोटल टैक्स इंसिडेंस है, वो टोटल टैक्स इंसिडेंस 15% से 20% के बीच में है। बाकी सब सेक्टर का भी एक्सेप्ट
ऑटोमोबाइल एंड रियल एस्टेट, ये दो में टैक्स इंसिडेंस हाईएस्ट है। और हमारे भूमन जी दोनों सेक्टर में है, तो भूमन जी उसको ज़्यादा बता सकते हैं। पर बाकी सब सेक्टर में टैक्स इंसिडेंस तो हमारा ये मानना है कि अगर ये 40% का, अगर 25% जो बाकी सेक्टर का है, अलग अलग जो टैक्स रेट्स है, आपका आपका इनकम टैक्स है, आपका जीएसटी है, आपका कॉरपोरेशन का चार्जेस है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी, इसको रेशनलाइज किया जाए तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट कंज्यूमर के हाथ में जाएगा। और कंज्यूमर में हाथ में जाएगा, उसका बाइंग पावर बढ़ेगा। हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जो एग्रीकल्चर है वो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रियल एस्टेट ज़्यादातर अर्बन एरिया में। तो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के पूरक समान है, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट। तो हम नहीं बोलते एग्रीकल्चर को जो बेनिफिट दिए है वो रियल एस्टेट को, तो पर बाकी इंडस्ट्री का जो टैक्स स्लैब है उसके कंपैरिजन में तो आना चाहिए रियल एस्टेट, जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो और उसका बाइंग का पावर बढ़े। पहले का इकोनॉमी अलग था, पहले का गणित अलग था, वो सिस्टम चेंज हो चुकी है 20 साल पहले की। अभी एक सिस्टम चेंज हो गई है, तो अभी ये टैक्स रेट से काफ़ी सारे स्टेट में आज भी 12% का स्टैम्प ड्यूटी लगता है, विच इज़ टोटली इरेशनल और इनरीजनेबल। तो मेरे हिसाब से एक तो है ये टैक्स कट्स जो आने चाहिए। चलिए, तो बहुत सारी पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं जो अक्सर क्रेडाई के इस नेटकॉन मंच से उठती हैं, गवर्नमेंट के पास जाती हैं, उस पे काम होता है। कितना वक्त लगता है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2-3 बातें जो यहाँ से आई है, जो कंज्यूमर ने आपके लिए काम की। अभी बमन साहब ने कहा कि नहीं, वो भी घर बनाना चाहते हैं, वो भी लोअर इनकम ग्रुप को एड्रेस करना चाहते हैं, बशर्ते कुछ चीज़ें उनके हिसाब से उनकी सुनी जाए, कुछ डेफिनेशन में परिवर्तन हो। और दूसरा, ये यूनानिमसली सबने कहा है कि अगर जीएसटी का रेट कट हुआ है, कैलकुलेशन निकलेगा और जितना भी उसमें आएगा इस हिस्से का कि जो पास ऑन किया जा सके, तो वो ग्राहक को बिल्कुल दिया जाएगा। ये सब बोल रहे हैं। तो ये फिलहाल 2 चीज़ें, बाकी आगे फेस्टिव सीजन है, हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे-अच्छे ऑफर्स भी आप लोगों की तरफ से आएँ, तो लोग अच्छा घर खरीद पाएँ। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।